गाजा में हालात इतने खराब हो गए हैं कि भुखमरी से लोगों के मरने की नौबत आ गई है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी इस भुखमरी के कारण कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। वहीं कुछ ट्रक खाने की मदद लेकर पहुंच भी रहे हैं तो उसमें राहत सामग्री लुटेरे लूट लेते हैं। फिर खाना पहुंच भी जाए तो इजराइल की तरफ से हमला हो जाता है। फिलिस्तीनी लोग 20 महीने से नर्क भुगत रहे हैं। खाने के दाने दाने को मोहताज लोग अपनी जान दांव पर लगाकर अब खाना लेने राहत सामग्री केंद्र तक पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके कई बार उन्हें खाना मिलता तक नहीं है, और मिलता भी है तो ये राहत सामग्री उनके परिवार का पेट पालने के लिए काफी नहीं है। साकिर ऐसे ही एक फिलिस्तीनी हैं जो राहत सामग्री लेने के लिए सहायता केंद्र पर पहुंचे थे, पर वहां जाकर उनके हाथ केवल निराशा लगी। वो बड़ी हताशा भरे लफ्जों में कहते हैं, मैं राहत सामग्री के लिए यहाँ आया था, मगर यहाँ कुछ खास नहीं बचा। मुझे बस 1 किलो आटा, 2 पैकेट पास्ता और 1 किलो चावल मिल जाएं। मेरे घर में मैं, मेरी बीवी और मेरे 4 बच्चे हैं। 6 लोगों का परिवार इतने से खाने में कैसे गुजारा कर पाएगा? मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहा। यह हमारे लिए नर्क भोगने जैसा है। कब तक हम इस तरह जिएंगे? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अपने परिवार के लिए घंटों लाइन में लगे यासिर भी इसी तरह की बातें बताते हैं। मैं पिछले 10 दिनों से घंटों खाने के लिए इंतजार कर रहा हूं, पर कुछ नहीं मिलता। मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं है, लोगों के पास पैसे भी नहीं है, लोगों की बचत भी अब खत्म हो रही है। मेरे परिवार में 8 लोग हैं। समझ नहीं आता कि उनके लिए खाने का इंतजाम कहां से और कैसे करूं। इन हालातों में 1 किलो आटे की कीमत आसमान छू रही है। हालांकि इन लोगों के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कई दिन बाद खाना नसीब हुआ। उमामला नाम की एक महिला काफी दिनों के बाद अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पाएंगी। मेरे बच्चे कल से भूखे थे। कसम खाकर कहती हूँ कि रोजाना वो भूख से बिलख कर सो जाते थे। इससे पहले मैं हमेशा ये दुआ करती थी कि राहत सामग्री लुटेरे न लूट ले। आज मैं खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि वो आज भरपेट खाना खा पाएंगे। साथ ही मैं उन लोगों की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। गौरतलब है कि गाजा में इन हालातों पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि गाजा इस वक्त सबसे खराब हालातों का सामना कर रहा है। उन्होंने इजराइल द्वारा राहत सामग्री के ट्रक पर रोकने को लेकर कहा था, इजराइल को कम से कम राहत सामग्री पर रोक नहीं लगानी चाहिए। ये क्रूरता की हद है जिसका सामना गाजा के लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हाल ही में इजराइल ने 400 ट्रकों को अनुमति दी थी। हालांकि इसमें से 115 ट्रक ही गाजा पहुंच सके। गाजा में लोग खाना पाने की चाहत में मौत का सामना तक करने को तैयार हैं। गुरुवार को सेंट्रल गाजा में बीचों बीच एक सड़क पर इजरायली हमला हुआ जिसमें 18 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। चश्मदीदियों के मुताबिक लोगों की भीड़ फिलिस्तीन पुलिस इकाई से आटे के बैग ले रही थी, जिसने ये आटा उन गिरोह से जब्त किया था जो मदद के ट्रकों को लूट रहे थे। उसी वक्त इजराइल ने हमला कर दिया। इसके अलावा हाल ही में राहत सामग्री केंद्रों पर इजराइल के हमले भी हर दिन की बात हो गए हैं। गाजा की सरकारी मीडिया के मुताबिक पिछले 4 हफ्तों में राहत सामग्री लेते वक्त इजरायली बलों ने 549 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी और 4066 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि ये ज्यादातर घटनाएं अमेरिका और इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की सहायता वितरण साइटों पर हुई। ईरान इजराइल के बीच जंग भले ही थम गई हो,
लेकिन जिस तरह से दोनों देशों की तरफ से बयान आ रहे हैं उससे साफ झलकता है कि अंदर खाने बदले की आग अभी भी धधक रही है। एक दिन पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर हमले कर कुछ हासिल नहीं किया बल्कि खुद के मुंह पर तमाचा लगवाया है। वहीं इजराइल ने कहा है कि 12 दिन की जंग के दौरान खामनेई का सुराग नहीं मिला, नहीं तो उसे खत्म कर देते। 12 दिनों तक चले इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि ईरान के साथ साथ इजराइल को भी भारी मानवीय और सैन्य नुकसान के साथ साथ भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल को इन 12 दिनों में $12 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और युद्ध खत्म होने के बाद यह आंकड़ा $20 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ईरान के साथ युद्ध के बाद इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सिर्फ चौंकाने वाले नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी हैं। $12 बिलियन का सीधा नुकसान। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार इजराइल को $12 बिलियन से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये तो बस शुरुआत है, इसके आने वाले सालों में इसके कई गहरे प्रभाव देखने को मिलेंगे और इसका आर्थिक प्रभाव $20 बिलियन तक बढ़ सकता है। ईरानी मिसाइल हमलों ने नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाया था। इससे कई इलाकों में घरों, स्कूलों और महत्वपूर्ण बुनियादी जगहों को तबाह कर दिया था। अब तक आई रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल को जितना नुकसान हुआ था, इस हमले में उससे दोगुना नुकसान हुआ है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल को युद्ध में हुआ भारी नुकसान। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पर लगभग $5 बिलियन खर्च किए गए। इजरायलियों के लिए मुआवजे पर ही $1.5 बिलियन खर्च होने की संभावना है। ईरानी मिसाइल हमलों से भौतिक क्षति $1.5 बिलियन से अधिक हुई है। इजराइल में युद्ध के बाद आश्रयों की लागत भी $29 मिलियन है। ईरान के साथ मिसाइल हमलों में इजराइल में लगभग 25 से 30 लोगों की मौत हुई। ईरानी हमले में इजराइल में 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल ने रोजाना $500 मिलियन से ज्यादा इस युद्ध में खर्च किए। तेल रिफाइनरी, बंदरगाह, एयरपोर्ट को भी ईरान के हमले में भारी नुकसान हुआ। इजराइल के लिए आगे क्या होगा? तनाव अब भी सुलग रहा है और इस युद्ध की लागत ने सबको हैरान कर दिया है। अब इजराइल के सामने एक मुश्किल सवाल है, पुनर्निर्माण कैसे करे? इजरायली सरकार को सिर्फ मुआवजे में ही $2 बिलियन से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसके साथ ही बेघर हुए लोगों के लिए भी $30 मिलियन से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को रिस्टॉक करने से लेकर सैन्य नुकसान की भरपाई के लिए भी जल्द से जल्द काम करना होगा, जिस पर भारी खर्चा होने का अनुमान है।